नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद में इस बात पर चर्चा चल रही है कि अमेरिका से ट्रेड डील हुई तो किन शर्तों पर हुई, और चर्चा को बाधित किया जा रहा है। और बाधित करने का अंदाज पिछले 3-4 सालों से और उससे भी अधिक समय से जो है और होता आया है वही हो रहा है। पहले संसद में कोई अनर्गल मुद्दा उछाल देना और उसके बाद संसद के बाहर गेट पर या उस प्रांगण में बैठ करके नारेबाजी करना और पक्ष और विपक्ष में ऐसे गुत्थम गुत्थे लड़ाई करना या किसी नेता का नकल करना, उसका उपहास करना, और इसमें समय कट जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोकप्रियता हासिल हो जाए जो सत्र चलने के दौरान चर्चा में नहीं हासिल किया जा सकता। और यही राहुल गांधी की टैक्टिस है। अगर बजट पर उनकी टीम बेहतर तरीके से मेहनत कर रही होती, अगर अमेरिका से ट्रेड डील पर जो सवाल उठाए जा सकते हैं उस पर अच्छे तरीके से तैयारी की होती, उसकी जानकारी इकट्ठा करके, और साथ ही साथ नरवणे की किताब का जो उल्लेख करके राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, उस पर कुछ और शोध किया जाता तो शायद राहुल गांधी को इस तरीके से अपने ही पार्टी के एक नेता रहे जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और फिलहाल मंत्री हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, जो पंजाब से आते हैं, उनको गद्दार दोस्त कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती राहुल गांधी को। हालांकि रवनीत बिट्टू का भी व्यवहार कोई बहुत एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता, अच्छा से ज़्यादा गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी एंड कंपनी जो संसद के उस गेट पर बैठकर विरोध कर रही है, इस पूरे सत्र का जो तौर तरीका है विरोध करने का, उसके तहत उसमें कांग्रेसी सांसद और विपक्ष के लोग बैठे थे। राहुल गांधी भी अपने अंदाज में बोल रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। उनका अपना जो तौर तरीका था वो जारी था। इसी बीच रवनीत बिट्टू उस गेट के ज़रिए संसद के अंदर जाना चाहते थे, लोकसभा के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये तो कारगिल विजय दिवस के तरह कुछ क्रिएट किया जा रहा है। रवनीत बिट्टू का पहले ये कहना था। उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार दोस्त कहा और साथ ही साथ कहा कि मौके का फ़ायदा उठा करके अभी भाजपा के साथ हैं, एक समय आपको हमारे साथ आना ही होगा। अच्छा, राहुल गांधी का एक अंदाज़ बड़ा अच्छा होता है कि अगर किसी को धमकी भी देते हैं तो कहते हैं कि घूम फिर कर तुम्हें हमारे पास आना होगा। खैर, ये राजनीति में होता भी है और भारतीय राजनीति में जो तौर तरीका है ये इसे बहुत नकारा नहीं जा सकता। जो बातें होती हैं होती। राहुल गांधी की सारी बातों को अगर ध्यान से सुना जाए तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि हमें बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि एलओपी के तौर पर मुझे बोलने का अधिकार है। सवाल यह है कि आज तक वो नहीं ये बता पाए कि जिस किताब का, नरवणे साहब की किताब का, वैसे आप हार्ट टॉक भारत के मंच पर जा सकते हैं, हमारे वॉल पर और यूट्यूब के, और उस पर देख सकते हैं कि नरवणे जी की किताब में क्या लिखा गया था और उसके मायने क्या है। नरवणे जी ने उस पर स्पष्टीकरण क्या दे दिया है। सेना के कई अधिकारी जो रिटायर्ड भी हैं और उस पूरे मामले को जानते हैं, उन्होंने क्या कह दिया है, कुछ पत्रकारों ने क्या कह दिया, वो सारी जानकारी हमने दी है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको इस चर्चा को आगे बढ़ाना ही था तो उस पर वो एडमेंट हो जाते और किसी और सांसद से भी वो बात कहलवाते। लेकिन चीन के सामने भारत झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डील हुई है, जिन शर्तों पर, वो मोदी जानते हैं, राहुल जानते हैं या डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, ये कहना, ये सब बहुत पुराना मामला हो गया। अब आप सोचते होंगे विपक्ष के नेता के तौर पर उनको कहना ही चाहिए, वो कह रहे। सवाल ये है कि इस कहने से राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं उससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है। आज तक सिर्फ हम में से जो लोग कहते हैं कि हम तो विपक्ष की आवाज़ को सुनना चाहिए, हम लोकतांत्रिक देश के लोग हैं, सवाल यह है कि विपक्ष अगर इनइफेक्टिव है, इतना अप्रभावी है, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए हमें उसकी आलोचना करनी पड़ेगी या नहीं। राहुल गांधी एक भी मुद्दे पर वो घेर ही नहीं पा रहे हैं सरकार को। ट्रेड डील पर जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं वो, और साथ ही साथ
पीयूष गोयल जो उसका जवाब दे रहे हैं उस भी बात को सुना नहीं गया और उस पर और आगे बात करने की कोई पहल ही नहीं की गई। कारण यह है कि उनके जो नेता जैसे शशि थरूर जैसे नेता हैं उनको तो वो बोलने ही नहीं देते। जैसे शशि थरूर इस मामले पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका से जो डील हो रही है उसके एक एक पहलू पर हम चर्चा चाहेंगे। सवाल है कि शशि थरूर को तो बोलने ही नहीं दिया जाएगा। वो एक कोरम पूरा करने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे भी, उस मुद्दे पर जो बोलेगा लोकसभा में उसकी कोई तैयारी नहीं होती। मैं कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके संदर्भ में, ऐसा नहीं कांग्रेस में समझदार लोग नहीं हैं, कांग्रेस तो शासन में रही है, वहाँ तो कोई नेता बनता है तो वो तौर तरीका जान लेता है पक्ष और विपक्ष की राजनीति करने का। राहुल गांधी का ही अंदाज इतना राजशाही है कि वो आज तक समझ ही नहीं पा रहे कि जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, अच्छा जो उनको समझते हैं ना कि बस वो उनका ये अंदाज, उस अंदाज में वो सफलता पाएंगे ये उनके लोग उनको समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ये सब कुछ समझते नहीं, वो ये बात जरूर समझते हैं कि इस तरीके से विरोध करने में समय भी कट जाएगा और हमको जो हाइप मिलना चाहिए विपक्ष के नेता के तौर पर वो मीडिया अटेंशन के जरिए मिल जाएगा। और इस अटेंशन के बाद जो लोग उनसे सहमत हैं, उनके तौर तरीके, राजनीति के तौर तरीके से सहमत हैं और उससे उनको फॉलो करते हैं, उनका दृढ़ विश्वास बन जाता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो मोदी के धार को रोकते हैं, उनके कुछ कामों को जो कि देश के लिए सही नहीं है वो उसको रोकने का काम करते हैं। सवाल तो यह है कि पहले मुद्दा तो सही उठाओ आप, और इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ, मैं उसका लिंक भी दे सकता हूँ। वैसे आप हार्ट अटैक भारत को आप देख सकते हैं उसको सब्सक्राइब करके। और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि आगे की रणनीति राहुल गांधी की है क्या। देखिए ऐसा है कि चुनाव आने वाले हैं, इसके तुरंत बाद कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव, बंगाल की रूपरेखा क्या होगी या उसकी क्या तैयारियां हैं या वो चुनाव कब होगा, जबकि अब मई तक चुनाव हो ही जाना है। तो फरवरी ये बजट सत्र, मार्च 15 मार्च के बाद से उसकी गतिविधि शुरू हो जाएगी। उसके पहले कांग्रेस को अगर रेलिवेंट पार्टी के तौर पर स्थापित किए रहना है तो राहुल गांधी को एक रणनीति पर तो चलना ही होगा, क्योंकि मुद्दों के आधार पर तो घेर नहीं पाते, और वो भी बंगाल के चुनाव में वही ममता बनर्जी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक तरफ राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर बैठ करके रवनीत बिट्टू जैसे एक सांसद को, हालांकि अभी तो वो मंत्री हैं, जो पूर्व सांसद थे कांग्रेस से, अब तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उनको वो अपना गद्दार दोस्त कहने में मशगूल हैं। और उधर सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी जाती हैं और SIR के मुद्दे पर एक वकील की भूमिका में आकर के वो बंगाल के हितों की लड़ाई कर रही हैं। वो हित की लड़ाई है उनके या नहीं, लेकिन जिन लोगों के लिए लड़ रही वो तो ममता के मुरीद हो ही जाएंगे। और ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी, जबकि वो दिल्ली में है, कांग्रेस पार्टी से कोई सहयोग नहीं मांगा और न वो किसी के साथ चुनाव लड़ेंगी, ये भी स्पष्ट कर चुकी हैं। तो राहुल गांधी को पता है कि बंगाल की राजनीति में वो इर्रिलेवेंट है, उनकी पार्टी और वो खुद। तो अपने आप को वहां पर कुछ प्रासंगिक बनाना है, इसके लिए वो ज़रूरत इस बात की समझ रहे हैं कि संसद में जितना विरोध हो उतना कर लिया जाए। और क्योंकि वो कहेंगे कि न हमें बोलने दिया जा रहा है, न हमें जवाब मिला, इसलिए इन बातों को वो सड़क पर ले जाएंगे। और सड़क पर ले जाएंगे मतलब देश के कुछ राज्यों में जाएंगे, जहाँ भी जिस मंच का उपयोग करेंगे वहाँ ये बोलेंगे हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये भी घिसा पिटा राग है उनका। लेकिन इसका फ़ायदा न तो उन्हें बंगाल में मिलने वाला, न तो जो साउथ में चुनाव आने वाले हैं तमिलनाडु के वहाँ मिलने वाला, पौंडीचेरी के भी चुनाव होने हैं वहाँ भी नहीं मिलने वाला, असम में भी नहीं मिलने वाला, जबकि असम में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ही है। तो सवाल यह है कि उनको अपने को प्रासंगिक बनाए रखना है और इसके लिए जरूरी है कि वो ऐसा ही मुद्दा उठाएं कि वो इतने बेबस कर दिए गए हैं, ये सरकार इतनी तानाशाही तरीके से लोकतंत्र में चल रही है जिस पर लगाम कसना है। सवाल यह है कि SIR का मुद्दा राहुल ने उठाया, बिहार हालांकि हरवा दिया तेजस्वी यादव को लेकिन और ममता बनर्जी, मैं उस समय भी कहा था अगर आप जाएं तो हमारे हार्ट अटैक भारत के उस समय के भी डिस्कशन पर देख लें कि राहुल गांधी तेजस्वी को हरवा को मानेंगे और ममता ये समझ रहे हैं इसलिए चुनाव से बहुत पहले वो राहुल गांधी से बहुत दूरी बना लेंगे। अब राहुल गांधी को कम से कम SIR का मुद्दा उठाना चाहिए। न उनसे ममता मिलना चाह रही हूं, न कोई सहयोग कांग्रेस के साथ करना चाह रही हूं, लेकिन राजनीति में तो
जो मुद्दा आपने उठाया कम से कम उस मुद्दे पर तो अडिग रहिए। अब एसआईआर का मुद्दा खत्म, उससे कोई मतलब ही नहीं है राहुल गांधी के लिए। अब नरवणे की किताब के भी मुद्दा पीछे चला गया। अब आ गया कि संसद में बयान दे कि ट्रंप ने किन शर्तों पर किया। और सवाल यह है कि शर्तें जो पता चल जाएंगी तो जिनको कन्विंस या जो कन्विंस नहीं है वो उनकी वो स्थिति रहेगी। और ये तो लोकतंत्र में चलता है ना। लेकिन कन्विंस होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, और यही कारण है कि चुनाव होता है तो इतना ज़्यादा हाइप करके कोई मुद्दा राहुल गांधी बनाए रहते, उसका कोई फायदा उन्हें मिलता ही नहीं। विपक्ष के और भी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो भी समझते हुए भी इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसी बहाने कम से कम न्यूसेंस ही सही राहुल गांधी क्रिएट तो करते हैं। और वो लोग जो लेफ्ट लिबरल गैंग के वो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी भी अपनी भरपाई हो जाती है, उनको भी एक मसाला मिल जाता है। सो मसाला प्रोवाइडर होकर के आप एलओपी की भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं? आप इस चर्चा को, अगर एक समय था इस देश में कुछ वामपंथी नेता थे, इंद्रजीत गुप्ता जैसे सांसद थे, जो सवाल जब उठाना शुरू करते थे तो सरकारें और सत्ता में रहने वाले लोग कांप जाते थे, उनके पास डाटा होता था। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता। एक मुद्दे पर उनको पकड़ लिया गया कि जिस किताब का उल्लेख आप कर रहे हैं वो तो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। किताब लिखी गई है खुद, ये तो सब जान रहे हैं कि किताब लिखी गई है। और जिस मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री डर गए, वो डर का मुद्दा है क्या? ऑपरेशन सिंदूर में क्या ऑर्डर दिया गया था? एक मीटिंग होती, उसके बाद ये कहा जाता है, कह दिया गया कमांडर्स से, क्योंकि चेन है, हमें अपने प्रोफेशनल आर्मी पे पूरा भरोसा है कि अब आपको जो उचित लगे वो करिए। नरवणे साहब ने यही तो उल्लेख किया अपनी किताब में कि चाइनीज टैंक्स आगे बढ़ रहे थे और हमने इजाजत मांगी, समय थोड़ा लगा, लेकिन हमने अपने टैंक्स का मुंह कुछ इस तरीके से कर दिया कि चाइनीज को लगा कि ये बहुत आक्रामक अंदाज में भारतीय फोर्स हमसे टक्कर ले लेगी। वो तो एक प्रोफेशनल आर्मी के कमांडर का प्रेजेंटेशन है, उसकी टीम का प्रेजेंटेशन है, और ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन उसमें डर करके कोई आज्ञा नहीं दी गई या हीला हवाली की गई, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? और वैसे भी भारत और चीन के संदर्भ में 4 वीडियोस में पिछले 10 दिनों में कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ बातचीत के दौरान और बातचीत के द्वारा प्रस्तुत की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के उनके टीम के अधीन काम करने वाले लोग सीधे सीधे चीन हम पर हमलावर हो रहा था और हम मम होकर के बैठे थे, उसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जिस बात के जरिए राहुल गांधी कम से कम एक एलओपी के तौर पर, संघर्षशील नेता के तौर पर उन लोगों के बीच में स्थापित होते हैं जिनको राजनीति राहुल गांधी के अंदाज की पसंद है और जो घोर विरोध करने के लिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। विरोध वहां करिए, आलोचना वहां करिए जहां सरकार घिर जाए, वो जवाब ही न दे पाए और जवाब ढूंढने के लिए उसको बगले झांकनी पड़े या बहुत कवायद करनी पड़े, और तब जनता में, आम जनता जो मास होता है उस पर प्रभाव होता है। ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे, जवाब देंगे। और संसद में अब से कुछ ही देर बाद, शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रत्युत्तर जा रहा हो, और राहुल गांधी की और उनके टीम के या विपक्ष के प्रयासों का वो अपने चुटीले अंदाज में जवाब भी देंगे। हम उस पर भी वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक एलओपी के तौर पर अपना तौर तरीका इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनको इर्रिलेवेंट उनके समय ने या उनकी राजनीति ने इतना बना दिया कि अपने को रेलेवेंट बनाने के लिए उनको इसी तरह की राजनीति करनी है। इसलिए आदत डाल लीजिए, संसद ऐसे ही बाधित होता रहेगा, संसद की कार्रवाई समाप्त होने के बाद ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे और ऐसे ही कांग्रेस की स्थिति ज़्यादातर राज्यों के चुनाव में बद से बदतर होती जाएगी। बंगाल चुनाव में पिछले बार के अपेक्षा इस बार और बुरा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि बंगाल में
एकमात्र 1-2 नेता थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से बेहद नाराज हैं। ये तो बंगाल की स्थिति है। असम में एक बहुत प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है, लेकिन असम में भी शायद वहाँ के मुख्यमंत्री से ही अभी टक्कर या लोहा लेने की स्थिति में राहुल गांधी अपने को नहीं पा रहे हैं, अपनी टीम को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन कांग्रेस पार्टी रेलिवेंट बनी रहे, मैं बार बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए उसको ऐसी राजनीति करनी है क्योंकि इस तरह की राजनीति करने वाले जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो फॉलोअर हैं, जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी का विरोध करना ही चाहते हैं, उनके लिए भी एक ऑक्सीजन मिल जाता है। तो अपने उन फॉलोअर्स को खुश करना है, और यही कांग्रेस की सीमा बताती है। और ये भारत की राजनीति में एक कमज़ोर विपक्ष के रूप में प्रस्तुति का किया जाना वास्तव में लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना बहरहाल इस समय तो लगी रही है। आपको हमारा ये बात अगर सही लगता हो, उचित लगता हो, तो कमेंट करिए। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा, मंथन करूंगा और उस पर भी अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।